एक शराबी पुरुष और महिला के बीच अंतरंग संबंध थे और अगले दिन दोनों ने एक दूसरे पर बलात्कार का मुकदमा दायर कर दिया। दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों के सामने न्यायाधीश का फैसला सभी की अपेक्षाओं से परे था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे ऐसी ही मजेदार वीडियो आने वाली है। कहानी तब शुरू होती है जब रयान की सौतेली माँ उसे अपना कमरा साफ करने में मदद कर रही थी। तभी उसे उसकी जेब में एक वयस्क महिला के अंडरवियर मिले। सौतेली माँ तुरंत रयान को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन ले गई और दावा किया कि रयान पर एक वयस्क महिला द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रयान केवल 16 वर्ष का था और पुलिस ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि इसमें एक नाबालिग शामिल था। बाद में पूछताछ में पुलिस को रयान से पता चला कि उसकी मुलाकात स्टेसी नाम की एक महिला से पिछली रात पास के एक शादी वाले होटल के बार में हुई थी। कुछ पेय पदार्थों के बाद दोनों पुल के किनारे चले गए, जहां उन्होंने अंतरंग बातचीत की और पूरी रात लाउंज कुर्सियों पर बिताई। रयान स्टेसी को अंडरवियर लौटाने जा रहा था, लेकिन क्योंकि स्टेसी को जाने की जल्दी थी, रयान ने उसे अपनी जेब में रख लिया। रयान के कबूलनामे के आधार पर पुलिस वीडियो फुटेज प्राप्त करने के लिए होटल में आई, जिसकी विषय वस्तु लगभग वैसी ही थी जैसा रयान ने बताया था, सिवाय इसके कि सबसे महत्वपूर्ण स्विमिंग पूल क्षेत्र में कोई निगरानी नहीं थी और केवल 2 लोगों के जल्दबाजी में निकलने का दृश्य ही कैद हुआ था। अपर्याप्त साक्ष्य के कारण बेंसन और उनके सहयोगियों ने स्थिति का पता लगाने के लिए स्टेसी को ढूंढा। जब स्टेसी को पता चला कि उस पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है, तो उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने स्वीकार किया कि उसने एक अजनबी व्यक्ति के साथ कुछ शराब पी थी और साथ में स्विमिंग पूल में भी तैराकी की थी, लेकिन उन्होंने यौन संबंध नहीं बनाए। मारपीट की बात तो दूर की बात है। स्थिति के बारे में जानने के बाद स्टेसी के पति बेंसन से पूछताछ करने के लिए दौड़े। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरा पक्ष इस मामले में झूठ बोल रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी पत्नी के कानूनी अधिकारों का हनन न हो, वह अपने भाई को बुलाएगा जो वकील है, ताकि रयान पर बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सके। इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों की थाने में पहली बैठक हुई। स्टेसी ने इस बात पर जोर दिया कि जब वह बार में गया था तो उसने रयान को अकेले शराब पीते देखा था और उसके शब्द और कार्य किसी वयस्क से भिन्न नहीं थे। इसलिए उसने रयान से एक वयस्क हाई स्कूल छात्र होने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि नाबालिगों को लंबे समय तक शराब पीने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा स्टेसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन दोनों के तैरने से पहले उसने रयान की बोतल में रखी शराब का एक घूंट भी पिया था। इसे पीने के बाद स्टेसी को लगा कि शराब बहुत तीखी है। इसके बाद वह केवल यही सोच पाया कि वे तैर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ इसकी उसे कोई याद नहीं है। नीले वकील ने इस बात पर जोर दिया कि यदि स्टेसी जेल नहीं जाना चाहती तो उसे याचिका समझौते पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। हालांकि एक शिक्षक के रूप में स्टेसी द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद उनकी फाइल में बलात्कारी शब्द दिखाई देगा, जिसका उनके करियर और जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह देखते हुए कि दक्षिणी वकील हमेशा आक्रामक रहता था, स्टेसी के वकील ने विश्व विज्ञान परीक्षण और बलात्कार के साक्ष्य की जांच की मांग की। यदि यह परीक्षण विफल हो गया तो स्टेसी को दोषी होने का अवसर खोना पड़ेगा और उसके लिए केवल जेल की सजा ही प्रतीक्षा करेगी। हालांकि बाद में किए गए विश्व विज्ञान परीक्षण में स्टेसी के शरीर में प्रतिबंधित दवाओं के घटक पाए गए। बेंसन को पता था कि स्टेसी एक पब्लिक स्कूल शिक्षिका होने के नाते हर साल कई बार नशीली दवाओं के परीक्षण से गुजरती थी, इसलिए स्टेसी के लिए प्रतिबंधित दवाएं लेने की पहल करना असंभव था। फिलहाल एक और संभावना यह थी कि यह रयान की टीम के अधीन ड्रग्स थी। जल्द ही पुलिस ने रयान के बेडरूम की तलाशी ली और उसके पास छिपा कर रखी गई कई प्रतिबंधित दवाएं बरामद की। इसलिए रयान को नंबर 1 संदिग्ध के रूप में हिरासत में ले लिया गया। दोबारा पुलिस स्टेशन ले जाए जाने के बाद रयान को चिंता हुई कि मामला हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उसने यह स्वीकार करने की पहल की कि स्टेसी ने जो शराब पहले ही पी थी उसमें ड्रग्स मिलाए गए थे। हालांकि उन्होंने इसका इस्तेमाल केवल अपने आनंद के लिए किया था और स्टेसी को नशीला पदार्थ देने का उनका कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसने स्टेसी को इसे पीने से पहले नहीं बताया। यह व्यवहार यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त था कि रयान के पास अपराध करने का कोई मकसद था। इससे भी बुरी बात यह थी कि पुलिस ने रयान के चैट रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त किया और उसमें कुछ अप्रिय शब्द पाए। इन सबूतों के सहारे महिला वकील ने अदालत में बेगुनाही की मांग पर जोर दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पुरुष वकील को वॉरियर्स क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण तस्वीर भी मिल गई है। जब मुकदमे का दिन आया तो पुरुष वकील ने अपने द्वारा प्राप्त साक्ष्य की तस्वीरें निकालने में अगुवाई की तथा इस बात पर जोर दिया कि स्टेसी का चेहरा खुशी से भरा हुआ था, जो सामान्य परिस्थितियों में अपमानित होने की विशेषताओं के अनुरूप नहीं था। इसके बाद महिला वकील ने गवाह से पूछा कि यह फोटो किसने ली। जब उसने यह फोटो ली थी तब वह नशे में थी और स्विमिंग पूल के पास भी नहीं थी। इस आधार पर कि वह उन दोनों के बीच की बातचीत नहीं सुन सकती थी और पानी के नीचे का दृश्य नहीं देख सकती थी, वह कैसे अनुमान लगा सकती थी कि स्टेसी ने चलने फिरने की क्षमता खो दी है। यह देखकर कि फोटो साक्ष्य प्रभावी था,
पुरुष वकील ने रयान को अदालत में घटना की कहानी बताने के लिए मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया। रयान ने कहा कि स्टेसी ही थी जो पूरे दिन पहल करती थी, जिसमें उसके साथ यौन संबंध बनाना भी शामिल था। यद्यपि उसने अवैध ड्रग्स के साथ शराब पी थी, फिर भी उसे यह ध्यान नहीं आया कि स्टेसी ने चलने फिरने की क्षमता खो दी है। इसके अलावा स्टेसी ने पूरी रात उसकी उम्र नहीं पूछी। रयान की गवाही सुनने के बाद महिला वकील ने जवाबी कार्रवाई की। उसने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि रयान उस रात बार में बैठकर शराब पी रहा था। चूंकि बारटेंडर उसे शराब बेचने में सक्षम थी, इसका मतलब था कि एक से अधिक लोगों का मानना था कि रयान के शब्द, कार्य और रूप रंग किसी वयस्क से अलग नहीं थे। इसके अलावा रयान ने स्टेसी को नशीली शराब की बोतल के बारे में सच क्यों नहीं बताया? दोनों के बीच संपर्क के दौरान क्या रयान ने यह व्यक्त किया कि वह असहज था या उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था? और क्या उसने आशा व्यक्त की कि स्टेसी तुरंत ऐसा करना बंद कर देगी? प्रतिरोध, प्रदर्शन, आपका सम्मान। महिला वकील ने स्थिति का फायदा उठाया और रयान के चैट रिकॉर्ड निकालकर उसे जूरी के सामने जोर से पढ़ने को कहा। चैट सामग्री और अवैध ड्रग्स के आधार पर यह स्पष्ट था कि रयान उस दिन एक वयस्क महिला के साथ यौन संबंध बनाने की तैयारी कर रहा था और स्टेसी बस आराम करने के लिए बार में गई थी और दुर्भाग्य से रयान का लक्ष्य बन गई। फिर महिला वकील ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, क्या यह सच है? यदि आपकी पूर्व पत्नी को वे डायपर न मिले तो आप क्या करेंगे? वह मेरी ग्राहक है। आपने फिर जवाब दिया कि आप उसे नहीं जानते। मैं उसे छोड़ दूंगी। जब स्टेसी की अदालत में गवाही देने की बारी आई तो उसकी गवाही रयान से बिल्कुल विपरीत थी। स्टेसी ने कहा कि उन्हें कभी नहीं पता था कि शराब में अवैध ड्रग्स हैं। इसे पीने के बाद उसे थोड़ा नियंत्रण से बाहर महसूस हुआ। जब दोनों स्विमिंग पूल में उतरे तो रयान ने ही शारीरिक संपर्क बनाने की पहल की। यहां तक कि स्विमिंग पूल में जाने का विचार भी रयान का ही था। स्टेसी ने इस बात पर जोर दिया कि उनके और उनके पति के बीच अच्छे संबंध हैं और वे बाहर यौन संबंध नहीं बनाएंगे। यदि रयान ने उस पर अदालत में मुकदमा नहीं किया होता तो उसे अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की कोई याद नहीं रहती। पुरुष वकील को पता था कि स्थिति उनके अनुकूल नहीं थी, इसलिए वह अपने अंतिम बचाव में केवल कानून की निष्पक्षता पर ही जोर दे सकते थे। उसने जूरी से एक प्रश्न पूछने के लिए चोरी की अवधारणा का उपयोग किया। यदि दोनों पक्षों के लिंग बदल दिए जाएं और एक वयस्क पुरुष किसी नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाए तो लोग निश्चित रूप से वयस्कों को दोषी मानेंगे। यदि लिंग परिवर्तन के कारण ही परिणाम भिन्न होते तो कानून की निष्पक्षता की गारंटी कैसे दी जा सकती थी? जब महिला वकील की बचाव की बारी आई तो उसने इस बात पर जोर दिया कि रयान की चैट की सामग्री यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि रयान का उस रात एक उद्देश्य और योजना थी और वह किसी भी कीमत पर एक परिपक्व महिला के साथ यौन संबंध बनाना चाहता था। वह पीड़ित को हिलने डुलने की क्षमता से वंचित करने के लिए शराब में नशीली दवा मिलाने की विधि का प्रयोग करती थी। यह व्यवहार बलात्कार माने जाने के लिए पर्याप्त था। दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा अपनी दलीलें समाप्त करने के बाद न्यायाधीश ने जूरी से उनकी राय पूछी। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों के आधार पर जूरी सर्वसम्मति से निर्णय पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए न्यायाधीश ने घोषित किया कि दोनों पक्षों के खिलाफ बलात्कार के आरोप सिद्ध नहीं हुए। इस मूवी के अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।